गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी ऑनलाइन क्लासेस यानी संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाव के ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश एक बार फिर से आपके सामने पेश हूँ एक नई वीडियो के साथ। विद्यार्थियों, हमें जेनेटिक्स की चर्चा चल रही थी अपने बीच और हमने जो ह्यूमन जेनेटिक्स है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस शुरू किया था डिस्कस। और उस डिस्कस में हमने थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में देखा कि क्रोमोसोम है क्या। फिर हमने उस क्रोमोसोम नंबर को जाना। नंबर जानने के बाद हमने ये देखा कि एबनॉर्मलिटीज क्या क्या हो सकती है क्रोमोसोम के अंदर, और उन एबनॉर्मलिटियों के बारे में भी हमने थोड़ा सा अध्ययन किया। विद्यार्थियों, इन सब के बाद हमने इससे पहले जो जेनेटिक्स में मेंडलिज्म हमने पढ़ा था, उस मेंडलिज्म के अंदर हमने देखा मेंडल ने हमें ये बताया कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है, यानी पेरेंटल जो करेक्टर्स होते हैं वो फ्रीली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, या एक जनरेशन से पास्ट सेकंड जनरेशन में पास थ्रू होते हैं। तो यहाँ पर हम आज एक ऐसी विधि के बारे में जानने जा रहे हैं, या एक ऐसे टॉपिक के बारे में मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ जिसमें स्वतंत्र अपव्यूहन की जो बात मेंडल ने कही थी वो बात यहाँ लागू नहीं होगी। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इसके बारे में बताया भी था, और कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेशियो आए हैं, निकल के सामने जो रेशियो आया है वो रेशियो अकॉर्डिंग टू मेंडल, या फिर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू जो स्वतंत्र अपव्यूहन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग वो रेशियो नहीं आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो रेशियो आना चाहिए था वो रेशियो नहीं आ रहा। तो यहाँ कुछ चीजें हैं जिनको हम आज इस टॉपिक के द्वारा समझेंगे। तो विद्यार्थियों, अपना जो आज का टॉपिक है वो है लिंकेज। लिंकेज का मीनिंग सीधा सा अर्थ ये होता है, लिंकेज का मतलब हम लगाते हैं सहलग्नता से। सहलग्नता का मतलब सीधा सा है कि एक ही क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें, अगर गुणसूत्र की हम बात करें तो गुणसूत्र के ऊपर जीन्स जो होते हैं वो जीन्स रेखीय क्रम में लगे होते हैं। और विद्यार्थियों, मैं यहाँ आपको दोबारा से एक बार पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं जो जीन वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे वो जीन वर्ड पहले मेंडल ने क्या यूज किया था उसके लिए, मेंडल ने उसके लिए यूज किया था फैक्टर वर्ड। क्या वर्ड काम में लिया था? फैक्टर। अब सबसे पहले हम इसके डिस्कवर से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमें लिंकेज के बारे में बताया किसने था। तो फर्स्टली एक वैज्ञानिक थे सटन। इस सटन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्या किया, फैक्टर और क्रोमोसोम, किसके बीच, फैक्टर एंड क्रोमोसोम, फैक्टर और क्रोमोसोम के बीच जो संबंध है उस संबंध को बताते हुए सहलग्नता की यानी लिंकेज की खोज की थी। यानी ये सटन नामक वैज्ञानिक था, इसने सबसे पहले मेंडल ने जिनको फैक्टर कहा था, जिनको वर्तमान में जीन कहा जा रहा है, उस जीन यानी कि उस फैक्टर और इस क्रोमोसोम के मध्य इंटर रिलेशन क्या है, उस इंटर रिलेशन को समझाने के बाद उन्होंने ये बताया कि लिंकेज क्या है। देखो विद्यार्थियों, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। जो लिंकेज हम पढ़ रहे हैं अभी या आगे जो हम देखेंगे लिंकेज के बारे में, अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिंकेज के बारे में सर्वप्रथम बताया किसने या लिंकेज के बारे में आधार किसने दिया, तो आप वहां पर जो मैं अभी एक नाम तो ले चुका हूं यहाँ सटन, और दूसरा और दो नाम आने वाले हैं, उन तीनों नामों को आप लिंकेज के बेस तैयार करने के आधार पर याद रख सकते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो लिंकेज के बारे में बताया किसने था, वो टी.एच. मॉर्गन ने बताया था। ये मैं आपको आगे भी इसके बारे में विस्तृत हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या था। तो यहाँ हमारे सामने दो चीजें हैं कि लिंकेज के बारे में बेस किसने तैयार किया और लिंकेज के बारे में बताया किसने था, यानी एक्सपेरिमेंट किसने क्या की, सटन और बोवेरी जो थे
सॉरी, सटन ने तो सबसे पहले इसके बारे में बताया था। बैटसन और पुनेट जो थे उन्होंने मीठी मटर के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने भी अपने जो रिजल्ट्स हैं वो सामने रखे थे, इस प्रकार से क्या है। इसके बाद मैं दूसरी बात करता हूं यहाँ कि लिंक जीन होते क्या है। लिंक जीन की यहाँ बात आती है। सबसे पहले लिंक्ड जीन, सॉरी गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लिंक जीन का मतलब क्या है, इसे समझने के लिए हमें सीधा सीधा एक चीज देखनी है। लिंक जीन को समझने से पहले मैं आपको जो अभी ऊपर मैंने आपको एक चीज बताई कि गुणसूत्र के ऊपर गुणसूत्र पर यहां मैं बता देता हूं इसको। जीन्स जो होते हैं, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर फॉर्म। यहां सीधी सी बात अगर मैं करूं कि जीन्स की जहां बात आ रही है, तो जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर फॉर्म में होते हैं। लीनियर फॉर्म का मतलब मेरा यहाँ है कि वो एक रेखीय क्रम के अंदर जीनों की व्यवस्था पाई जाती है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि गुणसूत्र की या क्रोमोसोम की जो आर्म है या जो उसकी भुजा है, उस भुजा के ऊपर वो जीन्स जो उपस्थित है वो पास पास होंगे। निश्चित सी बात है, क्योंकि जीन्स अगर लीनियर फॉर्म के अंदर हैं तो वो जीन्स लीनियर फॉर्म में एक दूसरे जीन्स के साथ क्या होंगे, नजदीकी बढ़ाए हुए होंगे। तो यहाँ अगर मैं लिंक्ड जीन की डेफिनेशन आपको बताऊं तो एक ही गुणसूत्र पर मौजूद जीनों के जिस समूह में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है वही क्या कहलाते हैं, वही लिंक्ड जीन कहलाते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि एक ही गुणसूत्र पर मौजूद जीनों के जिस समूह में, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों के जिस समूह में एक साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति होती है वही क्या कहलाते हैं, लिंक्ड जीन कहलाते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ आपको ये चीज समझ में आई होगी, लिंक्ड जीन क्या है। लिंक्ड जीन क्या है कि एक ही क्रोमोसोम पर जितने भी जीन है, जो जीन्स मैंने यहाँ आपको बताया, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर फॉर्म। अब यहाँ पर इस भुजा की अगर बात की जाए तो इस भुजा के ऊपर ये जो जीन उपस्थित है, ये जीन एक साथ अगली पीढ़ी में रहने का प्रयास करेंगे। या मैं सीधी सी बात अभी जो मैंने आपको बताई कि एक साथ ही वंशानुगत होने की प्रवृत्ति जिस समूह के अंदर होती है उस समूह को ही हम क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन कहेंगे। तो विद्यार्थी ये छोटे छोटे वर्ड हैं, क्या है, क्या इनके बारे में क्या डिटेल है वो हम आगे देखेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ जीन एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ जीन एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनमें से अधिक कौन होता है, यानी मोर कौन है, लेस कौन है। यहां अगर नंबर ऑफ जीन की बात करें, क्योंकि अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, जीन्स उपस्थित होते हैं। तो क्रोमोसोम के नंबर ज्यादा होते हैं या फिर उस क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित जीन्स के नंबर ज्यादा होते हैं, इस चीज के बारे में मैं यहाँ बता रहा था। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं मोर। किसकी तुलना में, कंपैरिजन किससे करना है, मोर देन कंपेयर टू क्रोमोसोम। सीधा सा मतलब है कि क्रोमोसोम की नंबर जो है वो कम होगी और उस क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित जो जीन्स हैं उन जीन्स की नंबर क्या होनी है, ज्यादा होनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि
एक ही गुणसूत्र पर जो कई जीन होते हैं, उन जीनों को हमने सहलग्न जीन कह दिया था। और उन सहलग्न जीनों के द्वारा जो लक्षण या जो कैरेक्टर्स निर्धारित होते हैं, उन लक्षणों को ही हम क्या नाम दे देते हैं, लिंक्ड कैरेक्टर्स या सहलग्न लक्षण नाम दे देते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ ये छोटे छोटे जो नाम आ रहे हैं, मैं इनको आपको बेसिकली सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ डेफिनेशन के तौर पे। बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं, आपको सिर्फ डेफिनेशन के तौर पे पूछा जा सकता है लिंक्ड जीन क्या है, लिंक्ड ग्रुप क्या है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा डेफिनेशनली आपको याद रखना है। इसके बाद सटन ने जो एक बात कही थी, वो बात आज अगर अपन देखें तो वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन, जो लक्षण स्वतंत्र, जो जीन स्वतंत्र अपव्यूहन करते हैं, उन स्वतंत्र अपव्यूहन करने वाले लक्षणों के कारण कौन से लक्षण नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्रिएट होते हैं, उनके बारे में मैं यहाँ सटन के द्वारा कही हुई एक बात बता रहा हूँ। सटन ने ये कहा कि सटन ने बताया कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र के प्रत्येक युग्म के पैतृक और मात्रक सदस्य, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र के प्रत्येक या पेरेंट्स की यहाँ चर्चा हो रही है, प्रत्येक पैतृक और मात्रक सदस्य युग्मकों में स्वतंत्र रूप से वितरित रहते हैं। इसी कारण सीधी सी बात है, अगर हम मेंडलिज्म की अगर बात करें तो वहां हमने मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा के देखा था, और उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो F1 जनरेशन आ रही थी या F2 जनरेशन जो आ रही थी, उसके अंदर पेरेंटल जो कैरेक्टर्स थे वो फ्रीली किसमें इंक्लूड हो रहे थे, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर उत्पन्न होने वाली जो संतति थी उसके अंदर वो पेरेंटल कैरेक्टर्स जो है वो आसानी से जा पा रहे थे। तो हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र के प्रत्येक युग्म के, क्योंकि क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम हमेशा किसमें होगा, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेयर, क्रोमोसोम किसके रूप में पाए जाते हैं, युग्मों के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ युग्म की बात की गई है। प्रत्येक युग्म के पैतृक और मात्रक सदस्य युग्मकों में स्वतंत्र रूप से वितरित होते हैं, यानी गैमेट्स के अंदर वो फ्रीली क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो ये बात थी कि अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित जीन स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जो गैमेट है उसके अंदर फ्रीली क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि बैटसन और पुनेट दो साइंटिस्ट और थे। वैसे यहाँ अगर अपन नंबर ऑफ जीन की यहाँ बात कर रहे थे तो यहाँ अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, ड्रोसोफिला। इस ड्रोसोफिला में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो कितने हैं, 4, एंड नंबर ऑफ जीन की अगर बात की जाए तो मोर देन 1000 के लगभग या 1000 से ज्यादा हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो नॉर्मली बेसिक सी चीजें थी कि लिंकेज है क्या। इसके बाद मैं बात करता हूं कि गुणसूत्रों पर संलग्न जो जीन होते हैं उनकी व्यवस्था क्या होती है। हमने ये चीज तो देख ली कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो लीनियर फॉर्म के अंदर लगे हुए होते हैं। यहाँ पर हमें एक ये सिचुएशन थोड़ी सी देखनी है कि गुणसूत्रों पर संलग्न जीनों की व्यवस्था क्या है। तो यहाँ मैं बात करूंगा अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, सॉरी यहाँ लिंक्ड जीन की बात करेंगे क्योंकि हम संलग्न जीनों की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम। तो यहाँ विद्यार्थी इसको एक आरेख से हमें समझना है। यहाँ दो व्यवस्थाएं होती हैं,
संलग्न जीनों की जो गुणसूत्र के ऊपर व्यवस्था है वो दो प्रकार की हो सकती है। यहाँ एक प्रकार हो सकता है सिस और दूसरा प्रकार हो सकता है ट्रांस। यानी यहाँ ट्रांस अरेंजमेंट और यहाँ सिस अरेंजमेंट पाया जाएगा। ये दो प्रकार के अरेंजमेंट आपको किसके अंदर पाए जा सकते हैं, सिस और ट्रांस अरेंजमेंट के अंदर पाए जा सकते हैं। अब यहाँ सिस और ट्रांस की अगर बात करें तो सिस और ट्रांस में हम ये कह सकते हैं, सिस व्यवस्था की सबसे पहले बात करते हैं। इस सिस व्यवस्था में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है, देखो यहाँ पहले ही हमने कह दिया कि अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, हमें सिर्फ सिस और ट्रांस को अलग किस बेसिस पे करना है, हमें सिर्फ जीन्स की जो सिचुएशन है, या हम ये कहें कि जीन कहाँ रिप्रेजेंट है, किस तरीके से अरेंज है, किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, सिर्फ उसी के आधार पे हमें सिस और ट्रांस की व्यवस्था जो है वो बतानी है। तो यहाँ अगर हम सिस की व्यवस्था करें तो दोनों प्रभावी और दोनों अप्रभावी, यानी मेंडलिज्म की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमने देखा था कि दो प्रकार के कैरेक्टर्स थे, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। और डोमिनेंट एंड रेसेसिव को जो कंट्रोल्ड कर रहे थे, वो कंट्रोल्ड करने वाले जीन या तो डोमिनेंट होंगे, या उन डोमिनेंट को हमने किसे डिनोट किया था, कैपिटल से, और या फिर वो क्या होंगे, रेसेसिव होंगे, उनको हमने स्मॉल से डिनोट किया था। वही बात यहाँ क्रिएट हो रही है कि अगर एक क्रोमोसोम की बात की जाए तो क्रोमोसोम मीन्स 2 पेयर्स हो गए। यहां अगर मैं बात करूं, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम की अगर मैं बात कर रहा हूं। इसी प्रकार यहाँ ट्रांस व्यवस्था में अगर अपन बात कर ले कि दो क्रोमोसोम है अपने पास, इसमें अगर दोनों प्रभावी और दोनों अप्रभावी, इट मीन्स अगर मैं मानूं कि यहाँ पर यहाँ अपन ये देख ले कि प्रभावी को अपन ए और बी से और अप्रभावी को अपन ए और बी से दर्शा रहे। इसको अपन क्या मान रहे हैं, डोमिनेंट, और इसको अपन क्या मान रहे हैं, रेसेसिव। तो यहाँ अगर ये प्रभावी और ये अप्रभावी, अलग अलग बात कर रहे हैं दोनों की, दोनों प्रभावी और दोनों अप्रभावी अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित हो, सीधी सी बात है, गुणसूत्र पेयर के रूप में होगा। यानी एक क्रोमोसोम ये मान ले, एक क्रोमोसोम ये मान ले। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अगर दोनों डोमिनेंट, ये दो जीन, एंड दोनों रेसेसिव, ये वाले जीन, अगर दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर व्यवस्थित है, तब तो हम उसको क्या कह रहे हैं, सिस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो कह रहे हैं। तो ये अगर मैं इसको ए और इसको कैपिटल बी, तो दोनों डोमिनेंट हो गए क्या, कैपिटल ए डोमिनेंट है किस पे, स्मॉल ए पे, कैपिटल बी डोमिनेंट है किस पे, स्मॉल बी पे। तो अगर इस प्रकार का अरेंजमेंट है अपने पास, तो वो अरेंजमेंट क्या होगा, वो सिस टाइप का अरेंजमेंट होगा। और इसमें बनने वाले जो गैमेट है, तो यहां विद्यार्थियों ये अपने पास सीधी सी बात आ गई कि डोमिनेंट एंड रेसेसिव आर present on different यानी सीधी सी बात है कि डोमिनेंट और रेसेसिव जो जीन्स हैं या जो करेक्टर्स हैं, वो करेक्टर्स या अपन फैक्टर्स माने कि डोमिनेंट और रेसेसिव जो फैक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए किस पर, डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर। तो यहाँ हम इस डायग्राम से इसको आसानी से समझ सकते हैं, ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव। सेकंड थिंग, अगर मैं इसके गैमेट्स की बात करूं कि अगर सिस अरेंजमेंट हो तो गैमेट्स कौन कौन से बनने हैं, तो विद्यार्थी आपके पास ये दोनों चीजें आ चुकी है, तो आप आसानी से बना सकते हो गैमेट्स। फर्स्ट तो गैमेट बन जाएगा आपका ए एंड बी, और सेकंड आपका गैमेट बन जाएगा स्मॉल ए और बी। ये गैमेट बन गए दो,
क्योंकि सिस अरेंजमेंट में हमने देखा कि जीन्स जो डोमिनेंट थे वो अलग है और दूसरे क्या है, अलग है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो सिस और ट्रांस जो अरेंजमेंट है, इनमें वास्तविक कौन है, यानी अगर हम अदर कंडीशंस के अंदर ये अरेंजमेंट देखना चाहें तो सिस अरेंजमेंट मोस्टली रिप्रेजेंट होगा या ट्रांस जो अरेंजमेंट है वो रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों सीधी सी बात आपको दिमाग के अंदर रखनी है कि पैतृक वंशागत होते हैं, सीधी सी बात ये है। तो सिस जो अरेंजमेंट है, ये सिस अरेंजमेंट क्या है, एक्चुअल है, या मैं कहूं कि ये वास्तविक है, एक्चुअल कंडीशन। ये क्या है, वास्तविक है, या हम कहेंगे नेचुरल जो चीज है वो कौन सी है, यहाँ पे सिस अरेंजमेंट है। अब विद्यार्थी ये जो तीन की तीन कंडीशन मैंने आपको बताई है वो ट्रांस अरेंजमेंट के अंदर कैसे होंगी, तो वो भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास डोमिनेंट एंड रेसेसिव, दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स थे वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर होने चाहिए। यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिव बोथ एक ही क्रोमोसोम पे होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको यहाँ समझाता हूं। जैसे मान लो कि यहाँ एक कैपिटल वाला है, यानी डोमिनेंट जो है वो तो आ चुका है। अब रेसेसिव वाले की अगर बात की जाए तो रेसेसिव क्या होगा, यहाँ पर बी क्या आ जाएगा, रेसेसिव वाला आ जाएगा। ये ए डोमिनेंट, बी रेसेसिव। दूसरी यहां बात करें, बी डोमिनेंट और ए रेसेसिव। इसका मतलब सीधा सा ये है, चाहे आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल ए आप ऊपर ले लो और कैपिटल बी नीचे ले लो। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर आप देख सकते हो डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी है। इस क्रोमोसोम के ऊपर भी आप देख सकते हो डोमिनेंट भी है और रेसेसिव भी है। इसका मतलब डोमिनेंट एंड रेसेसिव बोथ आर प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड ट्रांस अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांस अरेंजमेंट कहलाएगा। दूसरे अगर इसके गैमेट्स की बात करें, दूसरा पॉइंट अपना गैमेट्स था, तो यहां अगर गैमेट्स की बात करें तो यहां गैमेट्स बनने हैं अपने पास ए बी और सेकंड बनना है स्मॉल ए कैपिटल बी। आप यहाँ इस अरेंजमेंट से आसानी से देख सकते हैं गैमेट इसी से बनने, इसमें इससे बनने। तो ए बी तो बन गया अपना गैमेट इससे, और ए एंड बी बन गया इससे। तो ये गैमेट बन जाएंगे हमारे सामने। इसके बाद यह एक्चुअल कंडीशन है या नहीं है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर सिस अरेंजमेंट वास्तविक है तो ट्रांस अरेंजमेंट क्या है, वो वास्तविक नहीं है। तो चलो दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया कि वास्तविक अगर नहीं है तो फिर वो फॉर्म किससे हुआ, किससे निर्मित हुआ, वो अरेंजमेंट आया ही क्यों, वो अरेंजमेंट किसके कारण आया, तो वो अरेंजमेंट क्रॉसिंग ओवर के कारण आया। किसके कारण आया, क्रॉसिंग ओवर। तो यहां आपको दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट चीज आपको ये याद रखनी है कि वास्तविक कंडीशन इन दोनों के अंदर है कौन सी, सिस अरेंजमेंट है। और ये जो ट्रांस अरेंजमेंट है, ये ट्रांस अरेंजमेंट किसके कारण उत्पन्न हुआ है, वो क्रॉसिंग ओवर के कारण उत्पन्न हुआ है। तो रीजन किसको माना जाता है, क्रॉसिंग ओवर को माना जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर जहां जहां होगा, तो विद्यार्थी क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपने पहले सुना होगा। क्रॉसिंग ओवर का मीन्स हम ये ले सकते हैं कि क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं, जो भुजाएं हैं, वो भुजाएं अगर आपस में कनेक्ट हो जाए कहीं से, तो उन भुजाओं के ऊपर उपस्थित जो जीन्स हैं वो आपस में मिक्स्ड अप हो जाते हैं। इसी टेक्निक को या इसी जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम क्रॉसिंग ओवर नाम देते हैं। तो विद्यार्थियों ये था अपना गुणसूत्रों पर सहलग्न जीनों की व्यवस्था। इसके बाद मैं यहाँ एक बात और बता दूं आपको कि बैटसन और पुनेट जो थे उन्होंने मीठी मटर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था।
यहाँ मैं आपको मेंडलवाद जो था उसमें भी आपको बता चुका हूँ कि मटर की वेराइटीज अलग अलग हो सकती है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट काम में लिया था वो प्लांट कौन सा था? उद्यान मटर था। और उसका आप बॉटनिकल नेम क्या बता रहे थे? पाइसम सेटाइवम बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर बैटसन और पुनेट ने जो मटर काम में ली थी वो थी मीठी मटर, और जिसका बॉटनिकल नेम होता है लेथाइरस ओडोरेट्स। लेथाइरस ओडोरेट्स ये क्या है? मीठी मटर का बॉटनिकल नेम है। तो बैटसन और पुनेट ने क्या किया था? लेथाइरस के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने सहलग्न जीनों के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दी थी, या हम ये कहें कि लिंकेज का जो बेस है वो उसने तैयार किया था। आपको विद्यार्थियों ये मैं क्लियर कर चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं कि लिंकेज के बारे में बताया किसने था? शुरुआत तो की थी किसने? सटन ने, फिर वैज्ञानिक आए बैटसन और पुनेट। उसके बाद लिंकेज के बारे में एक्चुअल लिंकेज है क्या वो किसने बताया था? तो उसके लिए आप दिमाग में गांठ बांध लें, टी.एच. मॉर्गन उसका राइट आंसर है। कौन सा आएगा? टी.एच. मॉर्गन। तो विद्यार्थियों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।